कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिकली पीजीपी में ही अपना आई गेस पास्ट के तो ऑलमोस्ट मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे राइट, पास्ट एग्जामिनेशन। ये वाला भी हो गया था मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वाला भी हो गया, May 25 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो देन विल डिस्कस कुछ आरटीपी के क्वेश्चंस। आरटीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो लेटेस्ट वाले होते हैं जनरली, मतलब लास्ट वाले जो लेटेस्ट वाले ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कुछ है भी नहीं है। 33 AB का क्वेश्चन है, एमटीपी वाला क्वेश्चन है। 33 AB जो टी वाला ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस था उससे रिलेटेड है, और ऐसा ऑलमोस्ट हम लोगों ने किया भी है, मतलब बेसिकली वहाँ पे डिडक्शन का, तो दैट यू कैन मैनेज। आरटीपी का ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट वाज ऑफ जैन 2026 का आरटीपी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज जैन 2026 आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बेसिकली अगर वहां पे देखा जाए तो ये किया है, अच्छा ओके ठीक है, तो ये किया है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन है बेसिकली यस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। मेसर्स सिक्योर लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सिंस 2010, ठीक है। 2010 के अंदर बेसिकली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग इज द पॉइंट बेसिकली जो बोलता है कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर केस हो तो उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। परफेक्ट है ये चीज़, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही मतलब वहाँ पे डिकोड करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तब मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी वहाँ पे मिल रहा हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल रहा हो। परफेक्ट है ये चीज़, ओके। उसके बाद में बेटा वहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आता है, ठीक है। ये बेटा है ना नवंबर 2025 या 24 उसमें से किसी आरटीपी का है ना, मे बी नवंबर 2024 या 25। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सिंस 2010, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट जो है 31 मार्च 2026 का 95,45,000 है, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखते हैं वहाँ पे। तो इसमें कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड ऑप्टिमम इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27, ठीक है। मतलब इसमें है ना ये कुछ नहीं बोला कि आपको 115 BAA में करना है या किस में करना है, ठीक है। योर आंसर मस्ट गिव रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम गिवन अबो, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले बेसिकली वहां पे आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट को बेस ले लोगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को बेस हम लोग लेके उसके बाद में वहां पे हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट है 94,45,000, 94,45,000, परफेक्ट। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करते जाते हैं जो भी एड लेस करना है। तो सबसे पहले ऐड वाली चीजें हम लोग लिखते थे एक एक वहां पे। तो पेड 6 लाख एज एक्सपेंस फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, द पब्लिक इशू कुड नॉट मटेरियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस ऑफ सेबी। तो ये बेटा हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था, शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस है ना वो 37(1) के अंदर अलाउ नहीं होते हैं। ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे तो बेटा वहां पे आपका क्या हो गया कि पब्लिक इशू बेसिकली मटेरियलाइज भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी होता तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर हुआ भी होता। हाँ, अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए करते हो, तो बेटा हमेशा ध्यान रखने का एक सेक्शन है 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके लिए वहां पे आपका फेमस पाप में शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं अलाउ हो जाते हैं, राइट। सी अगर आपका नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आप बेसिकली वहां पे क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो उस केस में तो 37(1) में डिडक्शन अलाउ हो जाता है। बट क्योंकि वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, आप डेट वहां पे खड़ा कर रहे हो, लेकिन अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो बेटा, तो बेटा शेयर्स वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इशू करने के लिए तो उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपका एड बैक हो जाएगा शेयर्स इशू एक्सपेंसेस। हाँ, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपका एड बैक हो जाएगा, कितना है 6 लाख रुपए का, हाँ 6 लाख रुपए का एड बैक हो जाएगा। परफेक्ट है ये चीज,
चलो आगे, ये हो गया। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज कितने का, 5 लाख का गुड्स परचेज किया फ्रॉम मैसेज सनी ट्रेडर्स अ माइक्रो एंटरप्राइज MSMED एक्ट। वैसे बेटा देखो, वैसे तो लिखा हुआ होगा माइक्रो या स्मॉल है, बट मान लो नहीं लिखा हुआ है तो सामने वाले का वहां पे आपको दे रखा होगा कि भाई उसका कितना टर्नओवर है, कितना उसने प्लांट मशीनरी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो गुड्स परचेज 5 लाख रुपीज मैसेज सनी ट्रेडर्स अ माइक्रो एंटरप्राइज एज MSMED एक्ट 2006 वाज डिलीवर्ड ऑन 25 Feb 2026. Payment terms was agreed 25 days from the date of delivery as per the contract in writing with the सनी। ठीक है, तो 25 Feb से अगर आप देखोगे तो 25 दिन तो बेटा वहां पे आप देखोगे तो कब हो रहा है, ये तो आपका इस 29 एक्चुअली पेमेंट 29 मार्च को किया गया है। तो क्या जबरदस्त, मतलब आपको घुमाने के लिए कोशिश किया गया है। यहाँ पे बेटा क्या फर्क पड़ता है, 25 दिन में नहीं है। वैसे रिटर्न एग्रीमेंट है कि नहीं है, अग्रीड, तो मे बी रिटर्न एग्रीमेंट होगा, हाँ एज पर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें मैक्सिमम 45 डेज तक वहां पे पेमेंट आपका अलाउड है। तो अगले साल भी जाता तो भी इसी साल में अलाउ हो जाता, अगर मैक्सिमम 45 डेज के हिसाब से चले तो परफेक्ट है ये चीज। लेकिन यहाँ पे तो करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो भले वो बियॉन्ड टाइम लिमिट पे कर रहा है, बट द पॉइंट इज बेसिकली करंट ईयर में पे कर दिया है तो इसका मतलब अलाउ हो जाए, कुछ भी आपका डिसअलाउ होने वाला नहीं है, राइट। अरे बट करंट ईयर में तो पे किया है ना, प्रीवियस ईयर 25-26 में पे किया है ना, तो जिस साल में पे करोगे उस साल में अलाउ हो जाता है ना। 25 डेज में पे नहीं किया तो कोई ऐसा थोड़ी है बियॉन्ड द प्रीवियस ईयर पे किया है, तो यहां पे आपका इसी साल में अलाउ हो जाएगा। आप थोड़ा सा डेट तो देखो एक बार। तो इस केस में आपका जो 43BH है ना, 43BH के हिसाब से कुछ भी आपका डिसअलाउ नहीं होने वाला है, वो अलाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे आपका आता है एक्सपेंस ऑफ 7,25,000 इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री बीज टू मेडिकल प्रैक्टिस। बेटा सेक्शन 37(1) में क्लियरली ना बोला गया है कि डॉक्टर्स को जो फ्री बीज वगैरह देते हो वो आपका डिसअलाउ होता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट। तो यहाँ पे जो फ्री बीज है वो आपका वहां पे डिसअलाउ हो जाएगा, 7,25,000 का डिसअलाउ हो जाएगा। परफेक्ट है ये चीज। फिर उसके बाद में डेप्रिशिएशन 1250 एज पर द बेसिकली वहां पे आपका ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो डेप्रिशिएशन आपका 1250 का ये भी एड बैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वन टाइम लाइसेंस फी 10 लाख पेड टू अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑप्टिंग अ फ्रेंचाइजी ऑन 17 सितंबर 2025। तो जो फ्रेंचाइजी होता है ना, फ्रेंचाइजी राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट, फ्रेंचाइजी फीस राइट टू, आप अपना कोई बेसिकली फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो मतलब आपने एक तरह से लाइसेंस लिया, राइट लिया, राइट क्या भाई मैं ये फ्रेंचाइजी चलाऊंगा इतने साल तक, मेरे पास में फ्रेंचाइजी का राइट है। तो बेटा राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन एक इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये जो फ्रेंचाइजी फी पे किया है आपने, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 25% के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहां पे आपका अलाउ नहीं होने वाला है। तो ये जो फ्रेंचाइजी फी है, फ्रेंचाइज फी है, ये 10 लाख रुपए का ये भी एड बैक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, द प्रॉफिट फ्रॉम सेटिंग अप इन वेयर हाउसिंग रूरल एरिया स्टोरेज ऑफ शुगर बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 17 लाख, द वेयर हाउस कमेंस इन ऑपरेशन 24 सितंबर 2025। ओके बेटा, तो ये बेसिकली आपका प्रॉफिट बेसिकली आपका 17 लाख का है। तो इस 17 लाख का जो प्रॉफिट है ना, ये तो बेसिकली क्या होगा कि आपका ये बिजनेस का इनकम है। तो बिजनेस का इनकम है तो इसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से बेसिकली इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। 100% डिडक्शन इसके सामने मिलेगा, सारी चीजें हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो इसे केस में यहाँ पे डेबिटेड थोड़ी ये चीज, पावर सब्सिडी ऑफ 5,30,500 was received on 12 September 2025 with the stipulation that the same is to be adjusted in the electricity bill for the financial year 24-25. The subsidy received was not included in the income for the year ended. तो यहाँ पे बेटा एक बात समझो, यहां पे आपका क्या हो रहा है, ये जो पावर सब्सिडी मिला है, बराबर है, ये एक तरह का गवर्नमेंट ग्रांट है। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है उस पीरियड में जिस पीरियड में रिसीव हुआ है। ठीक है, जिस पीरियड में क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। और यहां पे आपका ये जो ऑलरेडी P&L में क्रेडिटेड है, तो एक मिनट, यहां पे द सब्सिडी वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम फॉर द ईयर ऑफ 24। तो मेरी बात सुनो, आपको रिसीव कब हुआ है, 12 सितंबर 2025। तो आईसीडीएस बेटा वहां पे एक गवर्नमेंट ग्रांट, हमने आईसीडीएस पढ़ा था। अगर आपको सही, पहली बात तो पावर सब्सिडी अगर आपको मिला है
तो ये बेसिकली आपका ये इनकम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल के सामने आपको सब्सिडी मिला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सामने सब्सिडी मिला है, तो सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम होता है। अब आपका एक आईसीडीएस है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। वो आईसीडीएस क्या बोलता है, जिस साल में रिसीव हो रहा है, जिस साल में रिसीव हो रहा है, अगर जिस साल में रिसीव हो रहा है तो उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका रिसीव हो रहा है 12 सितंबर 2025, मतलब 25-26 में रिसीव हो रहा है, राइट। 25-26 में रिसीव हो रहा है, तो 25-26 में बेसिकली टैक्सेबल होना चाहिए। और यहां पे बोला जा रहा है कि 24-25 जो था, 24-25 की इनकम में बेसिकली उसको वहां पे क्रेडिट नहीं किया गया था, 24-25 की इनकम में क्रेडिट नहीं किया गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और यहां पे ऑलरेडी क्रेडिटेड है। सी 24-25 में क्रेडिट नहीं किया, लेकिन 25-26 में तो क्रेडिट ऊपर लिखा हुआ है ना, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड वाली चीज है, वहां पे वो लिखा हुआ है ना, वहां पे ये चीज करेक्ट है, ये चीज। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, इसको लेस भी तो करना पड़ेगा ना, ये वाला, इसको अलग से इसका डिडक्शन निकालना है तो इसको लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो क्यों, हाँ 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 लेस करेंगे, एक बार तो लेस करेंगे ना, मैं भूल गया, मतलब इसको से इनकम है बट उसको अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा, तो एक बार इसको लेस करना पड़ेगा, अपने को लेस करना पड़ेगा। तो यह आता है बेसिकली प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउस, प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउस कितने का है, 17 लाख का, तो 17 लाख का आपको लेस करना पड़ेगा एक बार तो। लेकिन ये जो सब्सिडी वाला पार्ट है इसको लेस नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपका, अच्छा आप बोलोगे सर लेकिन कहां लिखा हो क्रेडिटेड है, अरे ऊपर ही लिख दिया है कि आफ्टर, ये जो एडजस्टमेंट है आफ्टर क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट है, इसका मतलब करंट ईयर में क्रेडिटेड है, 24-25 में क्रेडिट नहीं किया था तो कोई बात नहीं है, बिलोंग करता है 24-25 को, बट रिसीव हुआ 25-26 में, तो ये टैक्सेबल 25-26 में होगा। तो इसका ऐसे आपको एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, लेस तो कुछ भी नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे सेकंड बेसिकली जो भी सब्सिडी है, सब्सिडी आपका टैक्सेबल होगा तो इसको लेस नहीं करना है। आगे बेटा, द कंपनी अर्न 4,80,000 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ 3,000 शेयर्स ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी। द शेयर्स वर सोल्ड ऑफ 260 पर शेयर, द हाइएस्ट प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड कोटेड। ये तो बेटा कैपिटल गेन का इनकम है, तो कैपिटल गेन का इनकम है तो आपको यहां से तो माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल गेन में लेके जाना। तो आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे हिसाब से 112A वाला है, खरीदा कब था, 2015 में खरीदा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो ये आपका होता है कितना, 4,80,000, राइट। तो 480 आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, परफेक्ट है ये चीज। आगे ठीक है, PNB waiver of loan is 8 lakh rupees in a one time settlement which includes 6 lakh rupees principal amount and 2 lakh rupees for areas of interest. The loan was taken to meet out working capital requirement. तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे आपका जो waiver of principal जो लोन होता है ना बेटा, वर्किंग कैपिटल, वो आपका 41(1) के अंदर डीम्ड पीजीपी होता है, ठीक है। 41(1) में क्या होता है, डीम्ड पीजीपी होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका बोल रहा है कि 2 लाख रुपए अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट है, और सी पीएनबी वेव्ड अ लोन ऑफ रुपीज 8 लाख इन वन टाइम सेटलमेंट विच इंक्लूड 6 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 2 लाख रुपीज ऑफ अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है ये। तो इन दैट केस पहले एक बार यहां पे आपका ये तो तय है बेटा कि यहां पे आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है, इनकम हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, क्रेडिटेड है ना, क्रेडिटेड है 8 लाख क्रेडिटेड है, 2 लाख है, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है 100%। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट। The company has employed 50 new additional employees workers during the year on a regular basis 1 जुलाई 2025 at the wages of 23। एक मिनट, इसका मैं देख लेता हूं इसका क्या एडजस्टमेंट किया है, what they have done। Waiver of principal on bank loan. The waiver of principal amount of loan taken for working capital requirement is a benefit in respect to trading liability। हाँ परफेक्ट है, by remission of cession of thereof and hence taxable under section 41(1)। ठीक है, since the principal amount has already been credited to statement of profit and loss account, no adjustment is required। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। अच्छा तो फिर इधर ये 2 लाख आएगा भी नहीं ना, इधर 2 लाख नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये 2 लाख नहीं आएगा, कोई एडजस्टमेंट है करना ही नहीं है इसका। तो
दूसरा वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एज पर सेक्शन 43B सेंस द इंटरेस्ट इज अलाउबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू लोन वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ एनी प्रीवियस। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली जब पे ही नहीं किया है तो पहले डिडक्शन मिला ही नहीं होगा इसका, जब डिडक्शन नहीं मिला होगा तो आप डीम्ड पीजीपी इनकम कैसे मान सकते हैं वहां पे, तो इसको आपको लेस करना पड़ेगा। ऐसा हमने एडजस्टमेंट देखा भी था, परफेक्ट है ये चीज। Therefore, the waiver of interest cannot be brought to tax invoking 41(1)। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका ये एक मिनट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वही थोड़ा सा ये, हाँ चलो अभी बेटा 8 लाख का आपका है, 6 लाख का प्रिंसिपल है, 6 लाख का प्रिंसिपल है एंड 2 लाख, ओह सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज, मुझे 8 लाख का प्रिंसिपल मैं दिमाग में लेके चलना का, नहीं टोटल आपका 6 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है और जिसमें से 2 लाख का आपका इंटरेस्ट है। तो बेटा 6 लाख का पहले सबसे पहले समझते हैं, 6 लाख का प्रिंसिपल वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन इज डीम्ड पीजीपी, हमने पढ़ा था 41(1) के अंदर, बराबर। तो वो डीम्ड पीजीपी और ऑलरेडी ये पीएनएल में क्रेडिटेड है, तो इसका एडजस्टमेंट अपने को करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन, तो इसका अमाउंट तो कुछ भी नहीं आने वाला है यहाँ पे। दूसरा बेटा यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, इंटरेस्ट वो तो पे ही नहीं किया है, तो 43B क्या बोलता है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन जो भी बैंक लोन है वो पे करोगे तब तो डिडक्शन अलाउ होगा, तो इसका मतलब ये पहले पे हुआ ही नहीं है तो डिडक्शन अलाउ ही नहीं हुआ होगा, डिडक्शन अलाउ ही नहीं हुआ होगा तो सब्सिक्वेंट रिकवरी कैसे मानेंगे, जब एक्सपेंस नहीं अलाउ हुआ है तो आपको सब्सिक्वेंट रिकवरी मानने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये ऑलरेडी क्रेडिटेड तो उसको लेस करेंगे, समझ में आया बात, ये चीज। इंटरेस्ट ऑन लोन earlier not allowed, earlier not allowed। इंटरेस्ट अगर पहले अलाउ हुआ होता, जो अलाउ हुआ नहीं, जनरली पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है ना इंटरेस्ट बेटा, तो पहले तो अलाउ कभी होगा ही नहीं इंटरेस्ट, जब आपने पे नहीं किया तो सी अगर पे कर दिया होता तो बेटा वेवर का नौबत नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी पेड है, तो फिर आउटस्टैंडिंग है ही नहीं है कुछ, तो पे नहीं किया तो पहले डिसअलाउ हो गया होगा ना। तो जो एक्सपेंस पहले अलाउ नहीं हुआ डीम्ड पीजीपी, सी डीम्ड पीजीपी कब होता है, जब पहले आपने एक्सपेंस लेकर के प्रॉफिट को कम किया, अब वहां पे आपको सब्सिक्वेंट रिकवरी मानते हुए उसको क्या करना है वहां पे, या मान लो अगर किसी ने राइट ऑफ कर दिया तो उसको आपको पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता तो इनकम में ऐड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल पहले वहां पे आपने एक्सपेंस को अलाउ ही नहीं किया है, मतलब प्रॉफिट को कम ही नहीं किया है, तो अभी इनकम मानने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पीएनएल के क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनकम माना हुआ है, जबकि इट शुड नॉट बी इनकम, राइट। तो इसको इसलिए 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एज पर सेक्शन 43B सिंस द इंटरेस्ट इज अलाउबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू लोन वुड नॉट हैव बीन अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर, पहले कोई डिडक्शन मिला ही नहीं है। Therefore, waiver of interest cannot be brought to tax by invoking section 41(1) since such interest has been credited to statement of profit and loss account, same has to be deducted while computing business income। समझ में आया ये चीज, ठीक है, ये चीज वहां पे आपको इस तरीके से माइनस कर देनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया था ये 8 लाख 6 लाख को लेकर के, बट क्लियर है, ठीक है, छोटा सा एडजस्टमेंट है। अभी ऐसे एडजस्टमेंट एक पहले भी आया था, ऐसे एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट बुक में लिख दिया करो कि वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर होगा वो तो इनकम है, तो अगर पीएनएल में क्रेडिटेड है तो कुछ नहीं करना है, अगर पीएनएल में क्रेडिट नहीं है तो उस वाले पार्ट को प्रिंसिपल अमाउंट को तो ऐड करो अगर क्रेडिटेड नहीं है तो, राइट। बट जो इंटरेस्ट का वेविंग ऑफ है तो पहले एक्सपेंस अलाउ ही नहीं होता क्योंकि आपने पे ही नहीं किया था, बट नाउ बेसिकली अभी आपका वो राइट ऑफ कर रहा है या छोड़ रहा है, सरेंडर कर रहा है या सेटलमेंट हो रहा है, तो उस केस में इनकम नहीं होगा क्योंकि पहले अलाउ नहीं हुआ था। तो अगर वो पीएनएल में क्रेडिट है तो माइनस करो, लेकिन पीएनएल में क्रेडिट नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीज वहां पे आपको इस तरीके से करना है। अभी देखो यहाँ पे सब कुछ कर लिया, एडलेस 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 ये कर दिया, एडजस्टमेंट को एडजस्ट बाकी एक चीज बाकी रहेगी बेटा, डेप्रिशिएशन तो माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएशन आपका बेसिकली और कोई असेट तुमको दिख रहा है क्या, कंपनी हैज एम्प्लॉयड द कंपनी हैज इन्वेस्टेड डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स विदाउट कंसिडरिंग एनी एडजस्टमेंट गिवन अबोव, तो 9,20,000 का आपको डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा। परफेक्ट है ये चीज। एक और डेप्रिशिएशन आएगा बेटा, ये तो आपका डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है 9,20,000। एक और डेप्रिशिएशन माइनस फ्रेंचाइजी फी पे बेटा भूल गए आप, मतलब ये चीजें, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फ्रेंचाइज फी 25% के हिसाब से आएगा, इनटेंजिबल एसेट है।
तो फ्रेंचाइज फीस कब पे किया था ये देखना पड़ेगा। वन टाइम फ्रेंचाइज 10 लाख पे किया था 17 सितंबर 2025, मतलब पुट टू इज 1 डेज और मोर है, बराबर है। तो 10 लाख 20 कितना है 10 लाख है ना 10 लाख इंटू 25%, 2,50,000 ये माइनस करो। तो ये सब एडलेस करने के बाद में आपका कोर पीजीपी आ जाएगा। फिर वेयर हाउस वाला बात करते हैं। तो इसको मैं यहां से लेके जाता हूं ऊपर, क्या चीज क्या नहीं किया है? अच्छा लेस नहीं किया है, होगा बेटा, ये देखो लिखा है ना, एक्चुअली लेस कर दो आप, 17 लाख है ना, 17 लाख लेस हो जाएगा ये। सिंस इट इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस इट इज प्रॉफिट वुड हैव आपका कंप्यूटर सेपरेटली, ये भी लेस हो जाएगा, ये आपका नील आ जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेट करके देख लो तो टोटल आपको सामने आ ही जाएगा ना। तो इन दैट केस बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो 9445, एक बार करके देखो 9445 प्लस 6 लाख प्लस 725 प्लस 1250 प्लस 10 लाख माइनस 17 लैक्स माइनस 480 माइनस 2 लाख माइनस 920 माइनस 250, इट इज 9470 पक्का, 9470 ना, 9470, ठीक है। कितना आ रहा है पीजीपी यहाँ पे, क्या आ रहा है 9570, 1 लाख का डिफरेंस क्या है, कौन सा 1,31 लाख मतलब एक मिनट देखो, हमने भी 6 लाख एड बैक किया, फिर माइक्रो एसएमई वाला तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, फिर 725 हमने भी किया है, 6 लाख 725, फिर 1250 परफेक्ट, फिर फ्रेंचाइजी फी 10 लाख रुपए, सही किया है ना। तो फिर ये सब मिला के कितना होता है, पक्का ना 1,30 लाख ना, मतलब टोटल में मिस्टेक है 1,30,20,000 राइट। फिर उसमें से आपने ये 1,30,20 हाँ ठीक है, ये टोटल में मिस्टेक है, 17 लाख ऐसे सब माइनस किया तो ये 94 अभी आएगा 70, अभी आएगा 9470 परफेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो हमने कैलकुलेट कर लिया था 9470, ठीक है। अब आपको पीजीपी उसका भी तो निकालना पड़ेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले का निकालना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस का डेटा दे रखा है क्या, तो कंपनी इन्वेस्टेड 40 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस, ये दे रखा है ना यहाँ पे, इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 25 लाख। तो बेटा इसमें से आपका खाली 25 लाख का तो अलाउ नहीं होने वाला है, 15 लाख का अलाउ होगा इन रूरल एरिया। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कितना है 17 लाख है, 17 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउस 17 लैक्स माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ठीक है। तो आपको एक्सक्लूडिंग लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता, बाकी 100% मिल जाएगा, परफेक्ट। तो 40 लाख माइनस 25 लाख किया तो ये आपका आ गया 15 लाख, परफेक्ट। तो कितना 2 लाख आ गया, 2 लाख आपका आ गया प्रॉफिट फ्रॉम बेसिकली, ठीक है, वेयर हाउस वाला जो था। अभी ये जो इसको ऐड किया तो टोटल पीजीपी कितना आ जाएगा आपका 96 लाख। तो आपका टोटल में उधर भी आप देख लेना है 96 लाख 70,000, ठीक है। मेरे को लगता है वो आगे भी गलती होगा फिर तो टोटल वहां पे, ठीक है। 96 लाख 70,000 आ गया, 1 लाख का डिफरेंस आएगा।
आगे देखो, कंपनी हैज एम्प्लॉयड 50, ये तो ठीक है, डेप्रिशन ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। द कंपनीज टर्न ओवर द फाइनेंशियल 395, ओ तो इसका मतलब आपका टैक्स 25% होने वाला है बेटा। 400 करोड़ के नीचे है तो टैक्स वुड भी 25%। क्लियर है ये चीज? चलो आगे, बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 9950, ओहो इसका मतलब आपको मैट भी निकालना है, बुक प्रॉफिट दे रखा है इसका मतलब मैट भी निकालना है, ठीक है। तो चलो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसका यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पीजीपी निकाल दिया, कैपिटल गेन भी तो निकालेंगे ना, कैपिटल गेन भी है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला अगर याद होगा तो, ठीक है। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में अगर आप देखोगे तो कितने शेयर्स थे, कहाँ था, ये रहा, ये था ना ये वाला H point. The company earned 4,80,000 profit from sale of 3,000 shares of Messrs ABC Limited, a listed company. The shares, तो बेटा अपने को 480 नहीं लेना है, अपने को अपने तरीके से निकालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कितना था, ABC Limited लिस्टेड कंपनी, द शेयर्स वर सोल्ड एट 260 पर शेयर। तो सबसे पहले तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 3,000 शेयर्स है इंटू ₹260, परफेक्ट। टोटल 3,000 शेयर्स इंटू 260 अगर मैंने किया तो दिस इज 7,80,000, परफेक्ट। अब इसमें से मेरे को माइनस करने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट क्योंकि ये देखो सारी कंडीशन लिस्टेड इक्विटी शेयर है, ये ट्रांसफर हो रहा थ्रू रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी परचेज एंड सेल दोनों के टाइम पे किया है। तो और ये परचेज किया था बेटा वहां पे आपका बहुत पहले 16 अगस्त 2015 को, तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है। और 112A में याद करो, अगर 1 Feb 2018 के पहले अगर शेयर्स खरीदा तो ग्रैंडफादरिंग का रूल लगता है वहां पे कॉस्ट निकालने के लिए। क्या करते हैं हम, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है वो लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 Jan 2018 एंड सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 Jan 2018 है ना, हम लोग करते हैं FMV ऑन 31 Jan 2018 क्योंकि शेयर्स 1 Feb 2018 के पहले खरीदा था। तो FMV ऑन 31 Jan 2018 कितना है बेटा, यहाँ पे 181 रुपीज है ना, 181 पर शेयर, ठीक है। और दूसरा बेटा वहां पे, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा अपने को लेता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, अभी हमने बेचा ना वहां पे 260 रुपीज, 260 रुपीज बराबर पर शेयर, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना आया, 180 आया, 181 आ गया, 181 पर शेयर। और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ में, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज पर शेयर। तो ये आप विच एवर इज हायर करोगे इन दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड विच एवर इज हायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 181 रुपीज। तो लेस आप करोगे कॉस्ट 3000 इंटू 181 बराबर है 181। तो 3000 इंटू 181 किया बेटा, सॉरी 3000 इंटू 181 किया तो आ गया 5,43,000। 543 माइनस किया आपने यहाँ पे 5,43,000, 543 माइनस किया, आप कैलकुलेट आप भी करते रहना। 543 माइनस किया तो हाउ मच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 780 माइनस 543 ये आपका था 237, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। बट जब इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे ना बेटा तो इसमें 112A वाला जो है बेसिकली 125 तक तो आपको वहां पे नॉट टैक्सेबल करना, बच्चे के ऊपर वहां पे आपका 12.5% करना है, परफेक्ट है ये चीज। और कोई इनकम तो नहीं है मेरे हिसाब से, यही वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो नहीं है। तो हाउ मच इज योर जीटीआई, जीटीआई कितना हो जाएगा, तो 9670 अपना 1 लाख का डिफरेंस आएगा उसमें प्लस 237 सॉरी 237 ये किया तो 99 lakhs 07, परफेक्ट है ये चीज। अभी इसमें से अपने पास में देखो ये यहाँ पे डिडक्शन देना है, मतलब एम्प्लॉय 50 एडिशनल एम्प्लॉय रखे थे ना वहां पे उनका, तो उनका आपको डिडक्शन भी तो देना पड़ेगा ना वहां पे। तो लेस करेंगे इसमें से, लेस करेंगे इसमें से, कौन सा वाला लेस करेंगे इसमें से 80JJ निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो आपका 50 न्यू एडिशनल एम्प्लॉय वर्कर्स रखे थे रेगुलर बेसिस, फर्स्ट रेगुलर मतलब जो ऑब्वियसली आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते होंगे 1 जुलाई 2025, तो आप देखोगे ना 240 दिन से ज्यादा ही होगा, बट फिर भी आप कैलकुलेट करके देख लो कैसे, रिवर्स कैलकुलेशन करो। अप्रैल का 30, मई का 31 एंड जून का 30,
तो ये बेटा आपका 91 डेज होता है, माइनस 365 मैंने किया तो 274 डेज काम किया। ये सब देखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है ये चीज। तो 274 डेज काम किया है और वेजेस 23,000 पर मंथ, ये भी बराबर है। तो सब कुछ मतलब सारी चीजें हो रही है, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे आप 50 एडिशनल एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन दे दोगे, तो 50 एडिशनल एम्प्लॉय इनटू, ठीक है, कितना सैलरी कितना है 23,000 पर मंथ, परफेक्ट, इनटू कितना महीना काम किया है, तो आपका 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो 9 मंथ्स हो गया। तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। तो 50 इंटू 23,000 इंटू 9 मंथ्स, ये कितना हो गया 1035, उसका 30% डिडक्शन मिलता है, राइट। तो इंटू 30% आपने किया तो उस केस में 31,05,000 माइनस करोगे, 31,05,000, परफेक्ट। और इसको माइनस किया तो हाउ मच इज एनटीए, एनटीआई कितना आ गया आपका 9907, ठीक है, ये आ गया माइनस 3105, ठीक है, ये आपका आ गया 68,02,000, परफेक्ट। दिस इज एनटीआई। यहाँ पे अपना 1 लाख का डिफरेंस आ ही रहा होगा, तो वो तो डिफरेंस चलता ही रहेगा। अभी 31 था 94, ये 96 होगा ना मेरे के, 97, ये वाला कितना हुआ 96 होगा ना, 96 ना, ये 96 हो गया। फिर आपका ये हो गया, ये 99 लैक्स था ना, 99 लैक्स, 99 लैक्स, और ये कितना हो जाएगा 68, ठीक है। ये तो डिफरेंस हो ही गया मतलब पूरा का पूरा वहां पे अभी तो अभी यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आ गया। अभी अपने को टैक्स निकालना है बेटा। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपका 25% का टैक्स, लेकिन पूरे के ऊपर 25% थोड़ी आएगा बेटा। यहाँ पे इस एनटीआई को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक 112 ए के अंदर कितना है, 112 ए के अंदर 237 था, परफेक्ट। 237 को बेटा एक 25 के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं आने वाला है, परफेक्ट, नो टैक्स। बचा कितना बैलेंस कितना बच गया 237 माइनस 125 किया, तो 237 माइनस 125 किया, 1,12,000 के ऊपर आपका कितना आ जाएगा 12.5%, परफेक्ट। तो इंटू 12.5% आपने किया तो 14,000 14,000 आया। एंड बैलेंस कितना रह गया बेटा, बैलेंस आपका रह गया 68,2 में से अगर आप माइनस करते हो 68,02, इसमें से आप माइनस करते हो 237, परफेक्ट। तो ये बेटा आया वहां पे 65 और इसके ऊपर आपको 25% से टैक्स लेना। 25 के ऊपर से तुमको समझ में आ गया होगा क्योंकि उसका टर्न ओवर 23-24 में 395 करोड़ था, विच वॉज लेस देन आपका 400 करोड़, परफेक्ट है ये चीज। तो इंटू 25% किया तो कितना आया, इट इज 16,41,250 और इनका टोटल किया तो कितना आता है बेटा, इसमें मैंने 14,000 ऐड किया, परफेक्ट। तो इट इज 1655, आपका आंसर अलग आ जाएगा क्योंकि 1 लाख का डिफरेंस आ चुका है वहां पे। तो इन दैट केस 16,55,250। अभी क्या सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा क्योंकि एनटीआई 68 लाख, तो सरचार्ज नहीं आने वाला है। बट एचईसी तो ऐड करेंगे यहाँ पे, एचईसी 4% एचईसी ऐड करोगे तो प्लस मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 4%, आपको नहीं करना, एग्जाम में तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो 17,21,460 आपका, परफेक्ट बेटा, ठीक है। अब ये आ गया आपका टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से आ गया। अब आप वहां पे क्या करोगे, मैट कंप्यूट करोगे। ये तो टैक्स रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से आ गया, अब आप मैट कंप्यूट करोगे, मैट। हाँ, डायरेक्टली वहां पे बुक प्रॉफिट पे आपको अप्लाई कर देना है ना, सीधी सी बात है। जो बुक प्रॉफिट दे रखा मतलब वो कंप्यूट करके दे रखा, अपने को कुछ भी अभी नहीं करने का है ना, कुछ भी नहीं करने का, सीधा वही बुक प्रॉफिट है। तो मैट आप लेते हो कितना 15%, तो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना है, बुक प्रॉफिट है 99,50,000, बराबर। 99,50 का अगर बुक प्रॉफिट देखते हो तो 99,50,000 इंटू 15% अगर आपने किया तो ये आ गया 14,92,500। ओके, मतलब आप किस्मत वाले हो तो बुक प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा होगा, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो आपको करना भी पड़ेगा वहां पे।
ठीक है, जब करोगे तो पूरा पीजीपी के प्रोविजन भूल करके आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। तो उसमें तो बेटा लॉन्ग टर्म पे को अलग से, अभी देखो बुक प्रॉफिट में ना वो लॉन्ग टर्म वाला भी इंक्लूडेड होगा। आप याद करो जो हमने एड एंड लेस किए थे, बुक प्रॉफिट वाला जो केस था उसके अंदर एड लेस किए थे, उसके केस में बेटा वहां पे आपका कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो कि हम अलग करते थे, माइनस करते थे, लॉन्ग टर्म वाला इंक्लूडेड होता। हाँ, वो फॉरेन कंपनीज होती थी तो उनके लिए वहां पे ये चीज होती थी, भाई फॉरेन कंपनी के केस में ऐसा होता था। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे 1490 टू 500 आ गया, 1490 टू 500 आ गया। तो इसके अंदर बेसिकली आपका क्या करना है, इसके अंदर आप HEC, क्योंकि सरचार्ज तो नहीं आने वाला है, तो 4% HEC ऐड कर दोगे, तो सीधा मैं प्लस करता हूँ 4%, तो ये आता है 1552 200। तो आपको इन दोनों में से कौन सा टैक्स भरना है, विच एवर इज हायर, ये वाला विच एवर इज हायर भरने का है। ठीक है, तो विच एवर इज हायर आप भरोगे तो उस केस में वहां पे आपका क्या आ जाएगा, उस केस में आपका आ जाएगा टैक्स पेबल ऑब्वियसली मतलब 1721,460, और वो नॉर्मल टैक्स है तो कुछ भी मैट क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इसमें है ना बेटा, यहां पे इन्होंने ये बोला ही नहीं है कि भाई आपको क्या करना है बेसिकली, है ना। सॉरी क्लियरली बोला है यार, कैसे भूल सकता हूं मैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड ऑप्टिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मतलब बेस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे कम से कम क्या हो सकता है वो निकालना है आपको। इसका मतलब आपको 115 BAA भी करना है, और 115 BAA करते हो तो 115 BAA में बेसिकली ये चीज ध्यान रखना है कि 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलता है, एक तो आप याद करो। ठीक है, हाँ ये जो 80 JJA का डिडक्शन है वो मिल जाएगा, लेकिन 35 AD का नहीं मिलता है। परफेक्ट है ये चीज? हाँ, लेकिन उसके सामने आपको डेप्रिशिएशन तो मिलेगा ना, जो क्योंकि 35 AD का डिडक्शन नहीं मिला तो आपको डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखने का आपने को, समझ में आ रहा है ये चीज? बाकी तो मेरे हिसाब से तो बाकी एडजस्टमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर्स इश्यूज, 43 फ्रीबीज, डेप्रिशिएशन, फ्रेंचाइजी, प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउस सब्सिडी, लॉन्ग टर्म लिस्टेड, ये सब हमने एडजस्टमेंट कर लिए। बस खाली ये जो वेयर हाउस के सामने 35 AD का डिडक्शन मिलता है ना, वो नहीं मिलने वाला है। तो बेटा सबसे पहले तो आप टोटल इनकम निकालो। कितना टोटल इनकम निकाला था हमने, यहाँ पे हमारा जो टोटल इनकम था 68 लाख था ना वहां पे कुछ, अच्छा सॉरी ऊपर किया था हमने 68 लाख 2000। परफेक्ट है ये चीज? तो हमने यहां पे लिया NTI एज पर रेगुलर प्रोविजन, एज पर रेगुलर प्रोविजन कितना था, 68 लाख 2000, 68 लाख 2000, राइट। 68 लाख 2000 में जो आपका 35 AD के सामने 100% डिडक्शन था उसको ऐड बैक कर दोगे, तो ऐड बैक कर दिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 15 लाख था आई गेस मेरे हिसाब से, है ना। वो अदर देन 40 में से 25 माइनस करके हमने 15 लाख किया था ना, 15 लाख। ये देखो 15 लाख कहाँ गया, ये रहा 35, 15 लाख हो गया ना ये वाला। तो 15 लाख आप वहां पे ऐड बैक करोगे, तो 15 लाख ऐड बैक करो। लेकिन अभी जब आप पूरा डिडक्शन ऐड बैक कर रहे हो तो इसके ऊपर डेप्रिशिएशन तो मिलना चाहिए ना। वेयर हाउस का जो है बिल्डिंग का 10% का रेट है, बराबर। तो लेस करोगे डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32, डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 एट द रेट 10% ऑन 15 लाख, ऑन 15 लाख, ये हमेशा ध्यान रखने का। ठीक है, तो आपका 1,50,000 माइनस किया तो कितना आया, 68,2,000 प्लस 15 लाख माइनस 150 कितना आया, 81 लाख 52,000। परफेक्ट ना। और इसके ऊपर अभी आपका टैक्स लगाना है, तो 112 वाला तो इसमें भी अलग करोगे। 112 वाला तो हमेशा अलग ही होता है ना पहले तो एक बार तो 112 जो है ना 112A में तो वही मतलब 125 में आपका कुछ भी नहीं, नील। बचे हुए के ऊपर जो था ना आपका कितना था, बचा हुआ कितना था, 112 ना, 112 के ऊपर 12.5%, 112 के ऊपर 12.5%, जो कि आपका 14,000 आ रहा था। परफेक्ट। और बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस 8152, उसमें से आपने 237 माइनस कर दिया, 237 माइनस कर दिया, तो दिस इज 7915। परफेक्ट। इसके ऊपर 22% का टैक्स लगता है, तो इंटू 22% अगर आपने किया तो ये होता है 1741,300। इसके अंदर ऐड करो 14,000, ये आपने ऐड किया तो इन दोनों का टोटल करने के बाद में आता है 1755,300। परफेक्ट। और कंपल्सरी सरचार्ज है 10% से,
कंपल्सरी, यहाँ पे कंपल्सरी पूरी इनकम के ऊपर इंटू 10%, 10%, तो ये आपका 175,530 और उसको ऐड किया तो 19,30,830 और 4% आपने HEC ऐड किया, ऐड 4% HEC एट द रेट 4%, तो कितना होता है, यहाँ पे आपने प्लस 4% सीधा कर दिया, तो बेटा इट इज़ 20,063 परफेक्ट। राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद में कितना आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद में आपका आ जाएगा 20,08,060, राउंड ऑफ करने के बाद में आ गया। परफेक्ट है ये चीज़। तो आप नॉर्मल टैक्स के मुकाबले देखोगे तो 17 लाख आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपका 20 लाख, तो ऑब्वियसली नॉर्मल प्रोविजन बेटर बेसिकली, है ना। तो ये वहाँ पे आप सजेशन भी दे दोगे कि ऐसा ऐसा है। आपके आंसर में अपनी जो इसमें आंसर में चेंज आ रहा हो कि वो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। एक बार कैलकुलेट करके देखना क्या टोटल में मिस्टेक है क्या बेटा। ये 9445 प्लस 6 लाख प्लस 725 प्लस 1250 प्लस 10 लाख 131, हाँ टोटल में मिस्टेक है बेटा। डन। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक बार फटाफट इसके एडजस्टमेंट रीड कर लो सारे के सारे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कर रहे हो ना, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वहां पे आपका क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड, a domestic company engaging the manufacturing, again shows a net profit of 1,07 lakh for the financial year 31st ending 31st March 2026 after debit and credit the following item। अगेन क्या निकालना है, सबसे पहले तो वो देख लो आप। सबसे पहले अपने को यहाँ पे जो निकालना है ना वो है बेटा कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड एज पर सेक्शन 115BAA। ओनली आपको 115BAA में ही करना है for the assessment year 2026-27 stating reason of for the treatment of each item। आपको वहां पे 115BAA में करना, मतलब नॉर्मल प्रोविजन में करना ही नहीं है। तो 115BAA में तो कोई भी बड़े बड़े डिडक्शंस मिलते ही नहीं है मतलब। और एक और अच्छी बात है कि मैट एप्लीकेबल भी नहीं होता है 115BAA में, राइट। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाओ जो जो चीजें दे रखी है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,07 लाख, है ना। तो 1,07 लाख का आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या बेसिकली है ना। एक मिनट एक एक चीज देखते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या कर रखा है वो देखते हैं। क्रेडिटेड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड 2,55,000। तो बेटा ये जो रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड होता है ना, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होता है, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन क्योंकि ये P&L के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, राइट, तो इसको अपने को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो P&L क्रेडिट साइड में लिखा हुआ उसको अपने को लेस करना पड़ेगा बेसिकली, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसमें ये चला जाएगा। तो यहाँ पे चलो दूसरा, रेंट रिसीव फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी 5,30,000। तो बेटा ये हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा ये तो इसको भी पहले तो लेस करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट में से तो लेस करेंगे, फिर ये हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालना पड़ेगा। तो मैं ना पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउ मच इज रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव जो है ना वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। रेंट रिसीव इसी को बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या P&L में कहीं पे डेबिट में म्युनिसिपल टैक्सेस लिखे हुए हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस, नो 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 म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर हो सकता है म्युनिसिपल टैक्स, तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, फिर आपका वो नेट एनुअल वैल्यू आता है। नेट एनुअल में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो दो चीजें अपने को चेक करनी है कि क्या उस हाउस प्रॉपर्टी के सामने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, नंबर 1।
नंबर 2, क्या कोई लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे किया है क्या? तो यहाँ पे तो मुझे डेबिट साइड में तो कोई मतलब म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा नहीं दिख रहा है, ना कोई इंटरेस्ट ये वाला कौन सा इंटरेस्ट 150 ऑन लोन बोरोड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये तो अदर सोर्स में वाला पार्ट आ जाएगा। डेप्रिशिएशन हाउएवर ये हो गया, ये एडिशनल डेप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर लायबिलिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये ठीक है। परचेज ये क्या है, जो भी है नहीं है। प्लॉट ऑफ फर्स्ट सोल्ड ऑन, ठीक है, ये अलग चीज हो गया। एलिजिबल सैलरी फॉर डीएनएस अलाउंस 80 से अलग हो गया। द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड 10% ऑफ द शेयर्स, ठीक है, ये भी एक अलग चीज हो गया। मतलब देयर इज नो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी एंड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका कितना है, 5,30,000 का आपका ये आ जाएगा ग्रॉस एनुअल, और यही बेटा एनएवी भी होगा, नेट एनुअल वैल्यू भी है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो है नहीं। तो 530 में से बस खाली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ता है आपको 30% का, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम अदर्स है। हाउस प्रॉपर्टी बेटा, वेकेंट लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, दे मस्ट बी हाउस और बिल्डिंग। वेकेंट लैंड कैसे हाउस है बिल्डिंग, तो यह अंडर सेक्शन 24A में आपको मिलता है 5,30,000, 5,30,000 इंटू 30% अगर आपने किया तो ये होता है 159, आपने माइनस किया तो हाउ मच इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप माइनस करते हो तो 3,71,000 आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। परफेक्ट। अब आप निकालोगे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबीपी में सबसे पहले आप लोगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आपका 1,07,00,000 है। परफेक्ट। तो 1,07,00,000 का नेट प्रॉफिट है, 1,07,00,000 का नेट प्रॉफिट है। उसमें से आप वहां पे क्या करोगे, एडलेस जो भी करना है वो करो। तो 1,07,00,000 में एडलेस करें। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो क्रेडिट वाली चीज है उसको लेस कर देते हैं। एक बार के लिए मैं लेस ही कर देता हूँ पहले, ठीक है, एक बार के लिए लेस कर देता हूँ। जो जो चीजें बेसिकली अलाउ नहीं होने वाली थी उनको वहां पे क्या क्या इनकम मान लिया गया है, तो उनको लेस कर लेंगे। परफेक्ट है ये चीज बेटा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो बेसिकली माइनस करनी है, तो एक तो बेटा वहां पे आपका आता है ये रेंट ऑन लैंड, ठीक है, वैकेंट लैंड, रेंट रिसीव वैकेंट लैंड के ऊपर। वैकेंट लैंड कितने का है, 255 का है, 255 का लेस करने का, ठीक है। दूसरा और लेस करेंगे बेटा वहां पे रेंट ऑन हाउस प्रॉपर्टी 530, ये भी माइनस करेंगे हम लोग। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड जो है इनकम होता है, इंटरेस्ट इज इनकम, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट इनकम बट इंटरेस्ट इनकम, बट नॉट अंडर दैट पीजीपी इनकम, द इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसको भी यहां से लेस करके अदर सोर्स बाद में लेकर के जाना। तो इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड 48,000 को लेस करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। फिर आता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ये भी कैपिटल गेन में जाएगा। तो यहां पे आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट 8 लाख रुपीज, इसको भी माइनस करेंगे। एंड डिविडेंड फ्रॉम एबीसी आईएनसी न्यूयॉर्क होली ओन सब्सिडरी, ये भी तो बेटा अदर सोर्स में जाएगा ना। डिविडेंड या आपका 6 लाख रुपए होली ओन सब्सिडरी, तो उस केस में अगर सामने डिविडेंड पे किया है तो बेसिकली वहां पे एटीएम में डिडक्शन भी मिल सकता है, और एटीएम का डिडक्शन आपको मालूम है वो मिलता है 115BAA में। अच्छा ये चीज मैं भूल गया था, हम लोग जो कर रहे हैं ना 115BAA में ही कर रहे हैं। ये जो कंप्यूट कर रहे हैं टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115BAA में कर रहे हैं, 115BAA में। परफेक्ट है ये चीज बेटा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लेस कर दी, यहाँ पे लेस कर दी, ठीक है, ये सारी चीजें हमने लेस कर दी, ठीक है। अब हम लोग वहां पे ऐड की बात करते हैं कि ऐड क्या क्या करना है जो पी&एल के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग ऐड बैक करते हैं, ऐड बैक बात करते हैं बेटा। तो ऐड बैक में यहाँ पे डेप्रिशिएशन चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 11,86,000 बेटा। तो ये तो आपका ऐड बैक हो जाएगा, ये वाला डेप्रिशिएशन ऐड बैक हो जाएगा। परफेक्ट है ये चीज बेटा। तो आपका डेप्रीशिएशन आपका ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है, कितना है 11,86,000 सॉरी ऐड करना है 1186। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फिर डोनेशन जो पे किया है आपका कितना है डोनेशन 85,000 टू स्वच्छ भारत कोष। तो बेटा ये जो डोनेशन होता है ये डिडक्शन थोड़ी अलाउ होता है, अलाउ होगा भी तो 80G में अलाउ होगा।
लेकिन 115 BAA में खाली 80 M का मिलता है, 80 LA का मिलता है, 80 JJA का मिलता है, बस 3 डायरेक्शन मिलते हैं। एक तो 80 M मिलता है, ये याद रखने का, 80 M मिलता है, 80 LA मिलता है, 80 JJA, और कुछ नहीं मिलता है। परफेक्ट है ये चीज, 80 G का नहीं मिलता। बट यहां तो ऐड बैक करो, यहां तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन के पीजीपी में तो नहीं मिलने वाला है, तो आप स्वच्छ भारत कोष सी अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में कर रहे होते, नॉर्मल प्रोविजन में कर रहे होते बेटा, तो उस केस में ये यहाँ पे तो ऐड बैक होता और 80 G में डिडक्शन अलाउ हो जाता। परफेक्ट है ये चीज, ठीक है। 100% कैटेगरी में आता है, आपको याद होगा तो 80 G में हमने पढ़ा था स्वच्छ भारत कोष, ठीक है। तो यहाँ पे 85,000 एड बैक हो जाएगा। परफेक्ट, चलो आगे। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय 190। तो अब देखो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हो तो वहां पे आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन 36(1) में डिडक्शन मिलता है, लेकिन कितना मिलता है? अप टू 14% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी में बेसिक सैलरी एंड डीएन टर्म्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो नीचे इंफॉर्मेशन एक तो बीच में आई थी, कहीं पे हम लोगों ने देखा था, कहीं पे तो लिखा हुआ था कंट्रीब्यूशन सैलरी 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 हाउवर एडिशनल प्रोविजन 6 पॉइंट ना, द एलिजिबल सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस फॉर द पेंशन स्कीम रेफर्ड इन 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का बेटा आपका 14% कितना होता है? 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 होता है ना बेटा, तो 1,40,000 का वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 1,40,000 का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बेटा यहां पे एक कहानी ये है कि कितना आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 1,90,000 किया है ना कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब या तो आप ऐसे करो कि भाई 190 को ऐड बैक करके एंड 140 को डिडक्शन दे दो, या आप नेट ऑफ भी कर सकते हो वहां पे, मतलब जो भी है, ठीक है। तो मैं एक बार नेट ऑफ कर रहा हूं वहां पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय इन एनपीएस, तो टोटल वहां पे कितना 1 आपका किया, ऐड बैक कर रहा हूं 190 किया है कंट्रीब्यूशन, जबकि अलाउ कितना होता है? अलाउ कितना होता है? 140। परफेक्ट, तो 50,000 ऐड बैक हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 190 को ऐड बैक करके 140 को माइनस कर दे तो भी चलता, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? चलो उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर, 68,000 का पेमेंट किया है, बराबर है, ठीक है। बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, कोई दिक्कत नहीं है। आउट नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस नहीं काटा है। ट्रांसपोर्टर इज हैविंग पेन एंड फर्निश डिक्लेरेशन दैट ही इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44A, मतलब उसके पास में 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, एंड नॉट हैविंग मोर देन 10 गुड्स व्हीकल। तो बेटा उस केस में तो बेटा आपका 194C, अगर आपको याद होगा तो 194C में क्या बोला है कि अगर एक ट्रांसपोर्टर, छोटा ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन देता है अलॉन्ग विद परमानेंट अकाउंट नंबर दैट मेरे पास में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 से ज्यादा ट्रक नहीं, तो 194C में काटना ही नहीं है टीडीएस। क्लियर है ये चीज? तो काटना नहीं था और नहीं काटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो कुछ भी डिसअलाउ नहीं होने वाला, ये तो अलाउ हो जाएगा, ये तो अलाउ हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर को जो पेमेंट किया है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट वो अलाउ होती, इधर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये हो गया। बोनस टू एम्प्लॉइज 4,48,000, हाउएवर पेमेंट वाज मेड 18 दिसंबर 2020। बेटा ये 43B के अकॉर्डिंग ड्यू डेट तक पेमेंट होना चाहिए। रेलवे में बैठकर टीवी पर आईपीएल देखना है, बराबर है। तो ड्यू डेट आपका कंपनी का होता है 31 अक्टूबर, परफेक्ट। लेकिन ये 18 दिसंबर 2026 को, अगले साल ड्यू डेट के बाद में पे किया है, तो बेटा ये डिसअलाउ हो जाएगा। बोनस 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 43B के अकॉर्डिंग डिसअलाउ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कितना है बोनस का अमाउंट? 4,48,000 एड बैक हो जाएगा। परफेक्ट, चलो ये हो गया। प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स 4,20,000, कैसी बातें करते हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 70,000, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा बेटा, ठीक है। इन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अच्छा मैट जब करते तो मैट में बेटा वहां पे उसका डिडक्शन मिलता है, बराबर। किसका? इंटरेस्ट का नहीं, सॉरी मैट में नहीं मिलता, सॉरी नहीं मिलता, मैं गलती से बोल गया, ठीक है। यहां पे आपका 4,20,000 एड बैक हो जाएगा। परफेक्ट है ये चीज। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख टू ए यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1), तो बेटा आपका याद करो 115 नॉर्मल प्रोविजन में डिडक्शन मिल जाता। 115BAA में जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन वाले हैं 35(1)(1) है ना, जो इन हाउस रिसर्च के लिए जो खर्चे करते हैं वो अलाउ होते हैं, बट कंट्रीब्यूशन वाले अलाउ नहीं होते 115BAA में, बराबर। तो कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना है? 1 लाख रुपए एड बैक हो जाएगा ये भी। हाँ वो अलाउ होते हैं, जो कंट्रीब्यूशन वाले होते हैं वो डिसअलाउ होते हैं।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 1,50,000 ऑन लोन बोरोड फॉर अक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एबीसी, शेयर्स ऑफ एबीसी। तो बेटा ये कोई इंटरेस्ट यहां थोड़ी अलाउ होता है, मतलब बेसिकली, ठीक है। ये जो शेयर्स खरीदने के लिए किया है ये तो आपको कहां मिलेगा, अदर सोर्सेज में मिलेगा। परफेक्ट है ये चीज। तो यहां पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन जो शेयर्स था ये भी 150 एड बैक हो जाएगा। परफेक्ट बेटा, ठीक है। चलो, तो अभी डेप्रिशन वगैरह माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिशन एज पर इनकम टैक्स 18 लाख रुपए का डेप्रिशन है। करेक्ट है ये चीज। तो एज पर इनकम टैक्स डेप्रिशन बेसिकली वो अपने को देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। However, while calculating such depreciation, rate applicable to computers has been adopted for OHO, accessories like printers and scanners and EPBX. तो इन दैट केस बेटा वहां पे आपका अभी डेप्रिसिएशन का पूरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो ईपीबीएक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने बताया था 15% से लगता है, 40% से नहीं लगता ईपीबीएक्स के ऊपर, है ना। ये चीज मैंने बताई थी कि जो ईपीबीएक्स है उसके ऊपर वहां पे आपका बेसिकली प्रिंटर्स को है ना, प्रिंटर्स को तो क्या माना गया है, प्रिंटर्स को तो बेसिकली वहां पे पेरिफेरल्स माना गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन जो ईपीबीएक्स बेसिकली जो होता है वो आपका प्लांट एंड मशीनरी है नॉर्मल वाला, इसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगता है। जबकि इसमें है ना कंप्यूटर वाला रेट ले लिया है, 40% ले लिया है। तो ये तो गलत हो गया ना बेटा वहां पे, ठीक है। और WDV उनका 1/4/2025 को था, वहां पे प्रिंटिंग स्कैनर का 3 लाख रुपए, ईपीबीएक्स का 5 लाख। तो ये 5 लाख के ऊपर आपका खेल हो गया ना पूरा का पूरा वहां पे, ठीक है। तो ये और ये 18 लाख में इंक्लूडेड है, बता रहा हूं मैं आपको। प्रिंटर्स के ऊपर 40% आएगा ना बेटा, कंप्यूटर प्रिंटर्स है वो, ठीक है। तो इन दैट केस वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 लाख जो ईपीबीएक्स वाला है इसके ऊपर आपको 40% डिसअलाउ करके एंड 15% अलाउ करो। 40% डिसअलाउ करके 15% अलाउ करो। तो मैं क्या इसका डिफरेंस भी ले सकता हूं क्या, मतलब ये चीज है 40 को ऐड बैक करके, सॉरी हाँ 40 को ऐड बैक करके 15 माइनस करना है। तो 40 माइनस 15 40 माइनस 15, तो क्या 25% सीधा मैं ऐड बैक कर सकता हूं बेटा, है ना। लेकिन एक मिनट ऐड बैक नहीं, अभी तो हमने तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स तो पूरा ऐड बैक कर दिया है ना वहां पे, कि नहीं किया अभी तक? 1186 कर दिया था ना हमने। ओके, तो अब तो अपना माइनस करना है वहां पे। ओके। तो एक मिनट, तो फिर उस केस में आपका 18 लाख में से आपको माइनस करना पड़ेगा 25%, है ना। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना वहां पे, तो 5 लाख इंटू 25% बेटा कितना होता है 125। तो 18 लाख माइनस 125 आपने किया तो कितना होता है 1675 होता है, बराबर। अब समझे मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ये जो बेसिकली आपका सॉरी ये जो 18 लाख है ना, 18 लाख, इस 18 लाख में ईपीबीएक्स के ऊपर प्रिंटेड इसके ऊपर तो 40% ही लगता है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि 15% लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दैट केस यहां पे 40% से लगा दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया वहां पे। तो मैं इसके ऊपर अगर वहां पे जो डिफरेंस है 40 माइनस अगर मैं 15 करता हूं, परफेक्ट। तो इन दैट केस 25% का डिफरेंस अगर मैं ले लेता हूं तो 5 लाख का 25% कितना होता है वहां पे 125, और 125 में 18 लाख में से माइनस करता तो बैलेंस कितना बचता है बेटा 16,75,000। परफेक्ट है ये चीज। 1675 वहां पे आपका मेरे को माइनस करना चाहिए, यस और नो, क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट, है ना। और 16 है ना यहां पे आपका, ठीक है। हाँ 16 लाख कितना था, हाँ तो वो माइनस कर दूंगा यहां पे मैं, डेप्रिसिएशन माइनस करना, सॉरी ये ऐड है तो मैं ऊपर ही माइनस कर देता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा ना। अरे तो यहां पे मैं लेस कर रहा हूं डेप्रीशिएशन 16,75,000। परफेक्ट, ये मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बेटा यहां पे वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट यहां पे कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी परचेज 34 लाख,
18 अभी तक वो डेबिट नहीं किया है बट अलग से लिखा हुआ है 34 लाख 18 नवंबर 2025 हैज नॉट बीन कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। क्या आपका 115 बी नॉर्मल प्रोविजन मिल जाता है ये? क्या 115 बी में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। परफेक्ट, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है, एकदम ठीक है ना बेटा। आगे देखो, आगे दिखता है प्रोविजन लायबिलिटी फॉर ऑडिट फीस 1 लाख रुपीज का ऑडिट फीस का आपने प्रोविजन बनाया, बराबर है, ठीक है। अभी उसमें ऑडिट फीस का प्रोविजन बेसिकली वो चलता है, आप पे कर दोगे ऑब्वियसली। वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। बेटा प्रोविजन, अगर आप ऑडिट फीस का प्रोविजन करते हो तो करना ही पड़ेगा। सी क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको रीजन बताता हूँ, लॉजिकली चीजों बताता हूँ। वहां पे आप ऑडिट करवाओगे ऑब्वियसली अगले साल असेसमेंट ईयर में करवाओगे प्रीवियस ईयर का, राइट, बट वो फीस तो आपको पे करनी ही करनी है मतलब। और ऑडिट क्योंकि 25-26 प्रीवियस ईयर की है तो उसका ऑब्वियसली खर्चा भी तो आपको इसी साल में मर्केंटाइल बेसिस पे करना पड़ेगा ना वहां पे। तो ऑडिटर की फीस तो अभी तो ऐसा पे तो की नहीं है ना, तो वो तो है नहीं, तो और डिसाइडेड है नहीं है, वो तो बाद में मतलब ऑडिटर बिल देगा वहां पे। तो उस केस में आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है, वो प्रोविजन अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, इस वाले केस में वो एक्सपेंस अलाउ होता है बट इस केस में प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं काटा, 194J में टैक्स काटना था, बराबर है, टैक्स काटा ही नहीं, और वो टैक्स काटा विदाउट डिडक्शन टैक्स एंड सच फीस वाज पेड टू ऑडिटर अक्टूबर 2025 को। मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से अलाउ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से अलाउ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में पे किया आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन, ठीक है, 194J, ये 194J है बेटा, इसको 194J करना, 194J, इट इज 194J, ठीक है, ये 194J है। एंड टैक्स सोर्स डायरेक्टेड व डिपॉजिट 12 दिसंबर 2025 को। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे डेट्स में कुछ गड़बड़ है, ये पुरानी वाली डेट्स इसमें किया ही नहीं है, इसमें सारी डेट चेंज हो जाएगी बेटा, एक साल आगे अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कर रखा है ना, ये प्रीवियस ये 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के हिसाब से कर रखा है, ये मेरे को जहां तक लग रहा है ये, है ना। अच्छा, ओनली दिस एडजस्टमेंट, तो यहां पे आपको ये करना पड़ेगा 26, बराबर, दिस टू 26। तो इसका मतलब आपने टीडीएस जमा करवाया 31 अक्टूबर के बाद में, राइट, तो टैक्स काटा और जमा करवाया 31 अक्टूबर के बाद में। अगर ड्यू डेट तक जमा करवा देते तो कोई दिक्कत नहीं था, अलाउड था, लेकिन क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद में जमा करवा रिटर्न फाइलिंग के, तो 30%, क्योंकि रेसिडेंट को पे किया 30%, 40A1A सेक्शन हमने पढ़ा था, 40A1A रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो बेटा वहां पे आपका कितने परसेंट, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। परफेक्ट है ये चीज, हाँ नहीं, करंट ईयर में जाएगा ना, कौन सा, हाँ ये 26 है, परफेक्ट। अच्छा ये बोल रहे हो, ओके, ये 26 है। लेकिन द पॉइंट इज बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये अलाउ होना चाहिए था और आपने वहां पे नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगा, ये नहीं, एक मिनट, मैं कुछ अलग तो नहीं सोच रहा हूं, मैं कुछ अलग सोच रहा हूं बेटा, वो सही है, सब सारी डेट सही है, परफेक्ट है। एक्चुअली है ना, ये पूरा पिछले साल का घटनाक्रम है, ये परफेक्टली ऑल राइट है, ये सारी डेट्स, हाँ अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर अलाउ डिसअलाउ हो चुका है 30,000। सी आप समझो, लास्ट ईयर का वो सही है डेट, मुझे लगा कि वो डेट में गड़बड़ है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑल डेट्स आर परफेक्ट। क्लियर है ये चीज, वो एक्चुअली पिछले साल का ही ट्रांजेक्शन है, वो 24-25 प्रीवियस ईयर का ही ट्रांजेक्शन है बेटा। तो 24-25 की वहां पे बेसिकली क्या हुई थी, 24-25 का ऑडिट का फीस था, परफेक्ट, जो उसका प्रोविजन बना के लास्ट ईयर बेसिकली क्या कर दिया था वहां पे। लेकिन लास्ट ईयर है ना, उन्होंने टीडीएस काटा लेकिन जमा करवाया 12 दिसंबर 2025, जबकि जमा कब तक करवाना था, 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करवाना था, परफेक्ट। तो लास्ट ईयर डिसअलाउ हो गया होगा 30%,
24-25 में 24-25 में आपका 30% डिसअलाउ हो गया होगा। समझ में आ रहा है बात? बताइए चीज वहां पे। तो 30% कितना होता है बेटा? इसका 30% 30,000 हो जाएगा। ये डिसअलाउ हो गया होगा, डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर 24-25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब क्या होगा बेटा, जब लास्ट ईयर डिसअलाउ हो गया, और क्योंकि 12 दिसंबर 2025 को, मतलब आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 25-26 हो गया, उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया था। लिसन, लास्ट ईयर वही था ना, 31 October 25 द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो उस डेट तक नहीं जमा करवाया था, तो लास्ट ईयर डिसअलाउ हो गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी क्योंकि वो आपका 12 दिसंबर 2025 को डिपॉजिट करवा दिया था, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 में डिपॉजिट करवाया ना, तो इसका मतलब एक्सपेंस कब अलाउ हो जाएगा? 25-26 में अलाउ हो जाए। जो पहले डिसअलाउ हो गया इस साल अलाउ हो जाएगा। अगर ये 31 अक्टूबर 2025 तक जमा हो जाता, तो उस केस में बेटा वहां पे आपका क्या हो जाता? उस केस में बेटा लास्ट ईयर ही अलाउ हो गया होता। लेकिन क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 तक डिपॉजिट नहीं हुआ टीडीएस, इसलिए लास्ट ईयर तो 30% डिसअलाउ हो गया। नाउ ये इस साल क्योंकि 12 दिसंबर 2025 को जमा हो गया था, राइट? तो इस साल अलाउ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस केस में अलाउ होगा तो आपको लेस करना पड़ेगा, ये लेस करना पड़ेगा। अलाउ होगा ना ये एक्सपेंस, तो यहां पे आपको ऑडिट फीस का आपका जो पे किया है, ऑडिट फीस का जो पहले डिसअलाउ था, अर्लियर डिसअलाउ, वो आपको इस साल 30,000 रुपया अलाउ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया? हाँ तो सही तो है ना। 24-25 डिसअलाउड, नहीं उसमें ऑब्वियसली एक बार डिसअलाउ, तो हर साल के लिए 31 थोड़ी देखोगे आप। ड्यू डेट आपको उसी साल का देखना है जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है। बाद में तो जिस प्रीवियस ईयर में पे किया उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ होता है। समझ में आया? तो इस केस में आपका ये इस साल अलाउ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो बढ़िया एडजस्टमेंट, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, मैं डेट से कंफ्यूज हो गया। ये वेरी नाइस एडजस्टमेंट, वेरी नाइस एडजस्टमेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, और 115 BA में कोई दिक्कत नहीं है, इसका ना नहीं बोला गया। आगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द कंपनी मेड अ लायबिलिटी फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 90,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आउट ऑफ सच आउटस्टैंडिंग द कंपनी पेड 45,000 इन कैश इन August 2025। बेटा ये है ना एक सेक्शन है 48(3)(a), मैंने उसमें क्या बोला 48(3) नहीं 48(3) तो सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ओवरड्राफ्ट ECS। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं पढ़ा रहा था पीजीपी 48(3)(a) का, कि टीजीसी एक कंपनी है, टीजीसी लिमिटेड ने मिस्टर ARP का एक्सपेंस अक्रूअल बेसिस पे, अक्रूअल बेसिस क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले लिया आपका लास्ट ईयर ही, बराबर। और फिर आपका सब्सिक्वेंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 10,000, कैश में पे कर रहे हैं, बैरर चेक में कर रहे हैं, क्रॉस चेक में पे कर रहे हैं, तो पहले तो ऑलरेडी अलाउ हो चुका है एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे। अब डिसअलाउ थोड़ी हो सकता है वहां पे, तो उसको इनकम दिखाना पड़ेगा 48(3)(a) में इनकम दिखाना पड़ेगा 48(3)(a) में। परफेक्ट। तो इसको ऐड आप करोगे, ऐड बैक करोगे, यहां पे आपका 9th आ जाएगा। ठीक है, जो आपका पहले 48(3)(a) कितना, लेकिन पूरा क्या पूरा आपको ऐड बैक करना है? नहीं, कितना कैश में पेमेंट किया? ओनली 45,000 पेमेंट किया कैश में। एक्सपेंस भले 90,000 का अलाउ है, बट कैश में पे कितना किया? ओनली 45,000। तो आपको खाली 45,000 ऐड बैक करना है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ये भी अच्छा एडजस्टमेंट है। प्लॉट वॉज सोल्ड ऑन, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है। द एलिजिबल सैलरी, ये वाला पार्ट हो चुका है डिडक्शन का। द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, ये वाला है। तो मेरे हिसाब से पीजीपी के सारे एडजस्टमेंट हो गए, बहुत सारे एडजस्टमेंट पीजीपी के, बहुत सारे एडजस्टमेंट इस वाले क्वेश्चन में थे। तो इस वाले क्वेश्चन में ये सब एडलेस करने के बाद में एक बार पीजीपी निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, तो आपको 1,07,00,000 में आपको ये सब एड बैक करना है। 1,07,00,000, सॉरी पहले तो माइनस करो 255 हमने इस बार पहले माइनस किया है। 255 माइनस किया, करते ना कैलकुलेट,
फिर बाद में आपका 48,000, फिर उसके बाद में 8 लाख, फिर उसके बाद में 6 लाख, ठीक है, फिर उसके बाद में 1675, ठीक है, फिर उसके बाद में 30,000 ये माइनस किया। अब वहाँ पे आपका ऐड करने की बारी आती है, तो ऐड करते डेप्रिसिएशन 11,86,000, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे स्वच्छ भारत कोष का 85,000, प्लस ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 50,000 का, वहाँ पे आपने नेट कर लिया। फिर उसके बाद में आपको जो दिया था ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया उसमें तो कुछ है ही नहीं है। फिर 43B का बोनस 448, फिर आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 420, फिर उसके बाद में 1 लाख आपका साइंटिफिक रिसर्च वाला, फिर 150 आपको इंटरेस्ट ऑन शेयर्स वाला एंड 45,000। क्या पीजीबी बेटा 92,46,000 आ रहा है? 92,46,000 आ रहा है पीजीबी, 92,46,000 राइट। एक बार इसमें भी चेक कर लेना आंसर में वही है क्या? 92,46,000 कहाँ है? ये है ना, चलो 92,46,000, तो ये तो हो गया पीजी। अभी कैपिटल गेन निकालेंगे हम लोग, तो कैपिटल गेन हम लोग निकालने के लिए जाएंगे। कैपिटल गेन में तो काम बहुत इजी है। प्लॉट सेल किया था मार्च 26 में 58 लाख में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है बेटा 58 लाख। परफेक्ट। खरीदा कितने था? कॉस्ट कहाँ दे रखा? कॉस्ट दे रखा है क्या? कहाँ है? उसी एडजस्टमेंट में है क्या? ओके 58 लाख एंड अक्वायर्ड बाय द कंपनी जनवरी 23 50 लाख रुपीज। तो बेटा आपका ये भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बट द पॉइंट इज बेसिकली अभी इंडेक्सेशन तो होता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख ना, तो ये 8 लाख का कैपिटल गेन आ गया। परफेक्ट। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड आया है एक, तो नहीं और भी इनकम सर, डिविडेंड के अलावा और भी इनकम। तो डिविडेंड कितना आया है? कौन सा पीजी में से माइनस किया था? हाँ प्रॉफिट, हाँ वही माइनस किया था ना। हाँ परफेक्ट। तो इधर 8 लाख वही वाला आ गया ना, सेम ही है, वही है, सेम ही है, वही वाला है। अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर हम बात करें, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक तो डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड इनकम हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया था। डिविडेंड कितना था? 6 लाख रुपीज था, बराबर। लेकिन इसमें से एक्सपेंस भी तो डिडक्शन मिलेगा ना बेटा, तो एक्सपेंस देखो P&L के डेबिट में लिखा हुआ था इंटरेस्ट वाला, याद होगा, तो 150 ये रहा। लेकिन 150 पूरा थोड़ी मिलेगा, 20% होता है 6 लाख का, 120 और 150 विच एवर इज लोअर। परफेक्ट। तो 120 माइनस किया तो कितना आया आपका? 4,80,000। और भी इनकम है अदर सोर्सेज में। कौन कौन सी इनकम है? एक तो इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड भी है, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड कितना है? 48,000। और एक वैकेंट प्लॉट वाला जो रेंटल इनकम है वो भी है वहां पे। वैकेंट प्लॉट का आपका कितना है? अमाउंट कितना है? 255, बराबर 255। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। तो टोटल कितना हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? टोटल 480 प्लस 255 प्लस 48,000, हाउ मच? 783 इनकम फ्रॉम अदर्स। अब इस सभी इनकम का टोटल करो। आपका पीजीबीपी है 92,46। हाँ, तो ये से 3 कॉलम बनाने का, कम से कम 3 या 2 कॉलम बनाने का, कंप्यूटेड वहां बाहर लिखने का। 783 का आपका अदर सोर्सेज, फिर इसमें ऐड करो 92,46 आपका पीजीबीपी, राइट। फिर उसके अंदर ऐड करो हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 371। परफेक्ट। 371 ये किया तो 1 करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ 40, ये आ रहा है क्या मेरा? फिर कम इससे क्यों आ रहा है? एक मिनट। 783 प्लस 92,46 प्लस दिस इज 371
हाउस प्रॉपर्टी राइट, 371 था ना, तो 371 अगर मैंने किया तो मेरा 1 करोड़ 40,000 क्यों आ रहा है, सॉरी 1 करोड़ 4 लाख क्यों आ रहा है, सॉरी नहीं ऐड किया, हाँ प्लस प्लस 8 लाख, यस 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 यस, तो 1 करोड़ 12 लाख का मेरा जीटीए आया राइट। अभी इसमें से 80G का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बता चुका आपको, नॉट अलाउड, 115 BAA के अंदर अलाउ होता नहीं है, लेकिन 80M जरूर मिलेगा राइट, 80M तो हमेशा फिक्स है। और लेकिन 80M देखो, 80M को ये देखने का पे कब तक किया है बेटा, तो 80M बोलता है कि इंटरिम डिविडेंड वहां पे डिक्लेयर किया था, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10% का, सॉरी कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड 10% ऑफ द शेयर कैपिटल बीइंग कितना 5,20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 5/20 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इन सितंबर 25। तो मैंने क्या बोला था, एक तो आप एक्चुअल डिविडेंड ड्यू डेट से पहले दे दो वो भी चलेगा, अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड भी दिया है तो वो भी चलेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो लेकिन 5/20 का दिया था, लेकिन अपनी डिविडेंड इनकम तो इंक्लूडेड बेटा वहां पे आपका कितना था, डिविडेंड इनकम कितना, ओनली कितना है 480 है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन भी कितना मिलेगा 480 का ही मिलेगा, तो 480 का आपने डिडक्शन, सॉरी यहां नहीं 480 का अगर आपने डिडक्शन दिया यहां पे, तो हाउ मच इज एनटीआई कितना आ गया, हाउ मच इज नेट टोटल इनकम, तो -480 अगर आपने किया तो दिस इज 1,07,20,000, इट इज एनटीआई, परफेक्टली अंडरस्टूड और नॉट। अभी इसके ऊपर अपने को टैक्स निकालना है राइट, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर तो अलग टैक्स आ जाएगा, अगर इसके ऊपर टैक्स की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 8 लाख था ना, उसके ऊपर सीधा 12.5% आ जाएगा, और जो बैलेंस बच गया 1,07,000 माइनस 8 लाख अगर किया तो ये बच गया आपका 99,20,000, क्योंकि 115 BAA है राइट, तो इसके ऊपर 22% का टैक्स आ जाएगा, परफेक्ट है ना, तो इसके ऊपर आपका 22% का टैक्स आपने निकाला, तो दिस इज 21,82,400, परफेक्ट है बेटा, और 8 लाख इंटू 12.5% अगर आप करते हो तो 1 लाख आ जाता है, टोटल आपने किया तो दिस इज 22,82,400, सच आ जाएगा, ऑलवेज आता है बेटा 10% से, तो प्लस 21,82,400, तो ये आ गया 22,82 बराबर है इंटू 10%, तो दिस इज 228,240, total is 25,10,640 and add 4% HGC, तो यहाँ पे प्लस 4% मैंने सीधा कर दिया बेटा, तो 26,11,066 आ गया, राउंड ऑफ करूंगा 26,11 हमेशा करना बेटा 070, दिस इज टैक्स पेबल 115 BA में, और जब 115 BA आता है तो मैट आने वाला नहीं है, जब 115 BA आता है तो मैट आने वाला नहीं है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, खास करके ऑडिट फीस वाला जो था, मतलब एक बार के लिए कंफ्यूज कर दिया कि नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज पे अपने को ध्यान देना रहेगा, मतलब अभी तो चलो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे शांति से बैठ के एक एक क्वेश्चन को चीज़ को समझ करके करने का, ये भी एवरी टाइम वाली कैटेगरी का आता है, इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है जो आपको बेसिकली वहाँ पे अच्छे से करने पड़ेंगे, है ना, तो इसके जो भी एडजस्टमेंट है सारे के सारे, क्या एडजस्टमेंट क्यों किया गया है एडलेस, वो एक बार फटाफट रीड कर दो और हाईलाइट कर दो अभी के अभी, मतलब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर आरटीपी के अंदर ही है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 वहां पे आपका क्या बोलता है, मैसेस जननी रिपोर्ट्स टू यू, सॉरी मिस जननी, नॉट मैसेस, मिस जननी मतलब एक इंडिविजुअल है, रिपोर्ट्स टू यू दैट हर ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन कैरिड ऑन हर बाय ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2026 47,80,000। तो बेटा ये है ना, आप याद करो 44 AD एक सेक्शन पढ़ा था हमने,
44 एडीए बोलता है, मैंने बोला 10 एडे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, लायर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट एंड फिल्म आर्टिस्ट, राइट। ठीक है, तो उसमें देखो इंटीरियर डेकोरेटर है, मतलब ये 44 एडीए में कवर होता है। और उसमें मतलब 44 एडीए आप कब ऑप्ट कर सकते हो, जब आपका ग्रॉस रिसीट इज अप टू 50 लाख रुपीज। तो इसका ग्रॉस रिसीट वहां पे 47-80 लैक्स है, बराबर है। तो इसका मतलब ये 44 एडीए ऑप्ट कर सकती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। हर नेट इनकम एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो उसका 25 लाख रुपए का वहां पे बेसिकली अगर वो नॉर्मली अगर कंप्यूट करने के लिए जाएगी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, तो 25 लाख का उसका है नेट इनकम। ठीक है, बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 150। चलो बढ़िया है। तो अगर मान लो अगर वो हम वैसे भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करने के बाद में कर लेंगे। चलो आगे, शी डिड नॉट पे एनी अमाउंट बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ओके, वैसे जब 44 एडी एंड 44 एडी दो सेक्शन अगर कोई वहां पे आपका लेता है तो उसको जो एडवांस टैक्स पे करना होता है ना, एडवांस टैक्स, वो 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे बोला कि भाई इसने तो पे ही नहीं किया है वहां पे। तो अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हो तो उस केस में आपको वहां पे 234B, या तो एडवांस टैक्स नहीं पे करते हो तो एडवांस टैक्स नहीं पे करने का 234B एक सेक्शन है, उसके अंदर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वहां पे ब्याज लग जाता है एडवांस टैक्स के अंदर। ठीक है, और या 90% आपने नहीं पे किया तो 90% से कम पे किया है या पे ही नहीं किया है। दूसरा, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट में अगर डेफरमेंट होता है तो आपको 234C के अंदर ब्याज लगता है, वो भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगता है। बट क्योंकि 44 एडी एंड 44 एडीए में एक ही इंस्टॉलमेंट होता है तो उस केस में 1 मंथ का इंटरेस्ट वहां पे लगता है। ये 234C वाला 1 मंथ का ब्याज लगेगा, क्योंकि लास्ट 15 मार्च बेसिकली आपको पे करना था, आपने नहीं पे किया, तो 31 मार्च तक ये पार्ट ऑफ द मंथ 15 दिन का ब्याज लगेगा, जो 1 मंथ का ब्याज लगेगा। तो इस केस में तो ये 1 मंथ का ही ब्याज लगने वाला है, ये बता देता हूं पहले ही मैं। जब ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसका मतलब आपको ये आने ही वाला है, बराबर है ये चीज। और 234B का जो ब्याज है बेसिकली वो आपका 1% लग जाएगा, जितना लेस वहां पे किया उतना। चलो आगे बात करते हैं। शी डिड नॉट पे एडवांसेस। शी हैज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज ऑफ विच 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अनदर इज लेट आउट फॉर मंथली रेंट ऑफ 15,000। चलो तो हम लोग निकाल लेंगे इनकम ड्यूरिंग द ईयर। तो एसओपी में तो नहीं लाने वाला है, एलओपी जो होता है उसमें आप 15,000 इंटू 12 कर दोगे तो 15, ये 1,80,000 हो जाएगा, इंटू 12 किया तो आपने 1,80,000 हो जाएगा। उसमें से ऑब्वियसली एक तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, जो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, कुछ आगे भी खर्चा नहीं दे रखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है लेकिन वो भी नहीं है, तो सीधा 30% अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका 1,26,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहां पे देखो इनकम तो इजीली निकाल सकते हैं। आगे, इस जननी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन प्रोविजन इनकम टैक्स। यस, शी इज एलिजिबल। 44 एडीए के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। नंबर वन सी, ये बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म से ले सकती है, और कोई नहीं ले सकता वहां पे। और वो एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कैटेगरी में आती है, इंटीरियर डेकोरेशन, उसका प्रोफेशन जो इंटीरियर डेकोरेशन वाला जो आता है, और उसका ग्रॉस रेट बेटा वो 50 लाख से कम है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो 44 एडीए के लिए एलिजिबल है। और 44 एडीए क्या बोलता है, जो ग्रॉस रेट है उसका सीधा 50% इनकम लेना होता है 44 एडीए में, बराबर। ठीक है, इज जनरली एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन प्रोविजन इनकम। यस, इफ सो is it beneficial for her to opt for such provision? Advise assuming that she approached you for consulting on the matter in April 2026 and she has exercised the option shifting out of the default tax regime. ऑप्शनल रिजीम में वहां पे आपका वो है। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मल प्रोविजन में मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालूंगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो एलओपी वाला प्रॉपर्टी है, एलओपी में आपका आ जाएगा जीएवी आ जाएगा या एनएवी आ जाएगा बेटा। 15,000 इंटू 12 मैं करता हूं तो 1,80,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया था मैंने, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया था 24A के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो बेटा वहां पे आपका माइनस जो भी किया था तो ये माइनस करने के बाद में 126 आ गया था। बस इतना मेरे को मालूम है, ये चीज 126 परफेक्ट है ये चीज। ठीक है, ये माइनस किया तो 126 डिफरेंस 54,000 हो गया ना। हाँ, 54,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, परफेक्ट ये चीज। फिर एसओपी की बात करें तो बेटा एसओपी में तो आपका कोई इनकम ही नहीं लाने वाला है यहाँ पे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं पीजीयूपी। तो पीजीयूपी 44 एडीए ऑब्वियसली मतलब ये ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो उसके हिसाब से आपका ग्रॉस एसेट है 47 लाख कितना 47 लाख 80,000 परफेक्ट। उसका वहां पे आपको 50% लेना है, 50% लेना है, तो 47 लाख आपका, चलो ये तो आ गया, हाउस प्रॉपर्टी तो आ गया 126 और ये आ गया 47 80,000 इंटू 50% इज इट 2390 आपका आ गया, 2390 इज योर पीजीबीपी परफेक्ट। अब इन दोनों का टोटल किया तो टोटल इनकम आ जाएगा प्लस 126, तो ये आ गया 25,16,000 इज टोटल इनकम परफेक्ट है बेटा। अब इस 25,16 के ऊपर क्योंकि आपका ऑप्शनल रिजीम है बेटा, तो ऑप्शनल रिजीम में बेटा टैक्स निकालेंगे हम लोग, तो पहले जो कहते हैं ना बेसिक टैक्स निकालेंगे, तो पहले 10 लाख के ऊपर तो 1,12,500 हो जाएगा, ठीक है, बेसिक टैक्स। तो पहले 10 लाख के ऊपर 1,12,500 प्लस जो बैलेंस आपका बच गया, माइनस अगर मैं 10 लाख करता हूं तो ये बच गया 15,16,000 का, तो प्लस 30% ऑफ 15,16,000, तो ये इंटू 30% अगर मैंने किया तो 454,800 प्लस 112,500, तो इनका प्लस 112,500 यह आपका होता है 567,300। यही टैक्स है ना बेटा, कैलकुलेट करते रहना, 567,300 है ना। अब इसके अंदर सरचार्ज आएगा कि नहीं, कोई सरचार्ज नहीं आएगा, सरचार्ज तो नहीं आने वाला है। क्या हेल्थ एंड एजुकेशन से आएगा क्या, आंसर इज यस, HEC@4%, तो इंटू 4% अगर आपने किया तो 22,692 परफेक्ट। और इसको मैंने ऐड किया तो इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड किया तो 589,992 बराबर। अभी यहां पे इसको राउंड ऑफ बाद में करना क्योंकि यहां पे ब्याज भी आने वाला है, आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा था, तो ये जो आपका टैक्स है ना इसका आपको एडवांस टैक्स भरना था, आपने नहीं भरा तो इसका 1% 234B में ब्याज लग जाए। एडवांस या तो एडवांस टैक्स भरा ही नहीं है आपने, या एडवांस टैक्स भरा है बट आपका लेस देन 90% है, तो यहां पे तो भरा ही नहीं है, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, तो वो आएगा बेटा यहां पे कितना 589,992 उसका 1% बेटा, तो उसका 1% कितना होता है, इंटू 1% अगर मैंने किया तो 5899 आया था, तो मैं इसको 5899.92, तो इसको करता हूं मैं 5,000 अगर हो जाए 900, 5,900 परफेक्ट, 5,900 ये आपने ऐड किया 234B का। अब आपने क्योंकि डेफरमेंट भी किया है इंस्टॉलमेंट में, वैसे एक ही इंस्टॉलमेंट बढ़ना था 15 मार्च तक, बट डेफरमेंट तो हुआ ना वहां पे, तो इंटरेस्ट आएगा अंडर सेक्शन 234C में 1 महीने का ब्याज आएगा। क्यों? क्योंकि 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स भरना था, नहीं भरा आपने, तो 31 मार्च तक वैसे तो 15 दिन ही होते हैं, बट पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ काउंट करते हो, तो इन दैट केस बेटा वहां पे 100% एडवांस टैक्स भरना था, तो 589,992 इंटू 1% इंटू 1 मंथ, ठीक है, तो 589,992 इंटू 1% इंटू 1 मंथ, मतलब वही हो गया ना ऑब्वियसली, ये भी 5,900 ही आ गया परफेक्ट। 234C में लिखा हुआ है, वो अभी शायद मेरे हिसाब से किया नहीं है, तो उसके अंदर वहां पे आपका इंटरेस्ट एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट 234ABC, तो पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ काउंट करते हैं बराबर। तो इनका सबका टोटल करें, मैं अगर वहां पे टोटल करता हूं 589,992 प्लस 5,900 प्लस 5,900, यह हो गया 6,01,792 आ गया परफेक्ट। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लो, इसको राउंड ऑफ करो, कभी भी आप टैक्स राउंड ऑफ करो तो इंटरेस्ट सब जोड़ने के बाद फाइनल जो पेबल अमाउंट आता है उसको राउंड ऑफ करने का, तो टैक्स पेबल आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद में कितना आएगा 6,01,790 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये चीज वहां पे आपने किया, लेकिन मान लो यहां पे अभी ये इनकम जो है ना बेसिकली ये डिक्लेयर नहीं किया होता, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से,
44 एडीए के हिसाब से नहीं किया होता, क्योंकि उसमें पूछा है ना कि आपको सजेस्ट करना है कि उसको क्या करना चाहिए, एडवाइज। तो एडवाइस अगर बोलेगा नॉर्मल, अगर मान लो करती, फॉर एग्जांपल ये 44 एडी वहां पे अगर उसके हिसाब से करती, क्या बोलते हैं 44 बेसिकली, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कॉपी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन 2, पेज 3.74। ठीक है, ये तो मैंने 44 एडीए के हिसाब से कर लिया। इफ शी ऑप्स सेक्शन 44 एडीए, राइट, अगर वो 44 एडीए ऑप्ट नहीं करती है, इफ शी डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 44 एडीए, 44 एडीए नहीं ऑप्ट करती है, राइट, ठीक है। अब यहां पे उस केस में क्या होगा, तो बेटा वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो सेम ही होने वाला है। मैं सीधा ऊपर से कॉपी पेस्ट करता हूं, ये यहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो यही होने वाला है। कॉपी पेस्ट, पीजीबीपी निकालते हैं। तो पीजीबीपी में वहां पे क्या बोला, पीजीबीपी में उसका जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, बिफोर डेप्रीशिएशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन 25 लैक्स, राइट, और डेप्रीशिएशन है 1,50,000, तो ये 25 लैक्स आ गया। उसमें से अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो, लेस डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, जो 150 का डेप्रीशिएशन, राइट, तो हाउ मच इज हर पीजीबीपी, 23,50,000 माइनस 150, 23,50,000, परफेक्ट। और इसका टोटल इनकम कितना आ गया, 24,76,000, परफेक्ट है। अब बेटा इसके ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे टैक्स निकालने के लिए ऑन वही फर्स्ट 10 लाख रुपीस के ऊपर 1,12,500 एंड बैलेंस कितना आ गया 14,76,000 के ऊपर 30%, 1476 इंटू 30%, 30% कितना हो गया 4,42,800। इन दोनों का टोटल किया 1,12,500, ये हो गया 5,55,300। उसके अंदर सरचार्ज नहीं आएगा, HEC आएगा, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो इंटू 4% किया मैंने, तो 22,212। इनका टोटल किया 5,77,512 आ गया, परफेक्ट। अब इसके अंदर वहां पे अपने को ऐड करना है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234, इसके अंदर पहले ऐड करूंगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, क्योंकि एडवांस टैक्स तो पे ही नहीं किया जबकि उसको पे करना था। अगर किसी का टैक्स लायबिलिटी बेटा 10,000 से ज्यादा होता तो उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B आएगा, 234B वो सेम वही आने वाला है, 1% ऑफ जो टैक्स नहीं पे किया है 577, ठीक है 577,512, तो इसका 1% बेटा होता है 5,775, बराबर है। ये तो यही आ जाएगा 5,775, बट 234C का इंटरेस्ट ना इस बार सेम नहीं होने वाला है, 1% पर मंथ
एक महीने का नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि बेटा जब 44 एडी वहां पे आप करते हो या 44 एडी करते हो तो एक इंस्टॉलमेंट में आपको करना पड़ता है, बाकी तो आपको रेगुलर 4 इंस्टॉलमेंट में जाता है ना। 15%, 45%, 75%, 100%, है ना। क्वार्टरली आता है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। 15%, 45%, 75%, 100% ये जाना चाहिए था आपका टैक्स का, बराबर है। और आपने डेफरमेंट किया तो ऑब्वियसली डेफरमेंट हर इंस्टॉलमेंट पे डेफरमेंट हुआ होगा, क्योंकि आपने तो पे ही नहीं किया है। तो हर इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का ब्याज लगेगा 1% के हिसाब से, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1 महीने का ब्याज लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि अगेन आपके पास में सी क्यों 3 महीने क्यों लगता है, पूरा 12 महीने का साथ में नहीं लगा रहे हो। सी 234B में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 234B में पूरा आपका साल का इंटरेस्ट आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन उधर 234C में क्या होता है, आपके पास में मौका होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ठीक करने का, तो उसके लिए 3 महीने का ब्याज लगाता है, फिर 3 महीने का ब्याज लगाता है, फिर 3 महीने का ब्याज लगाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दैट केस यहां पे आपका इंटरेस्ट 234C हम लोग नोट में निकालते हैं, नोट 1 के अंदर। कैसे निकालते हैं देखो इधर, बी लगता है फॉर नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, फॉर नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, ठीक है। एंड सी लगता है फॉर डेफरमेंट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में डेफरमेंट का ब्याज लगता है ना। तो हो सकता है इसमें क्या होता है, सी या तो नॉट पेइंग एडवांस टैक्स या फिर एडवांस टैक्स लेस देन 90%, लेस देन 90%। तो सपोज मैंने वहां पे एडवांस टैक्स जो पे किया है ना वो 90% ज्यादा पे किया है, तो 234B का ब्याज लगेगा ही नहीं। लेकिन मान लो मैंने वहां पे जो पे किया है वो 92% पे किया है, तो 234B का नहीं लगेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में तो डेफरमेंट हुआ होगा ना कहीं वहां पे, तो 234C का लग जाएगा ब्याज वहां पे। या अच्छा एक मिनट, 90% पूरे साल में मेरे को देखने का है, मैंने पे मान लो 100% कर दिया मान लो पूरे साल में, लेकिन सारा मैंने एडवांस टैक्स लास्ट में जाके पे किया है, जबकि पे मेरे को इंस्टॉलमेंट में करना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो 234B तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एडवांस टैक्स तो पे कर दिया ना, लेकिन 234C इंस्टॉलमेंट में तो डेफरमेंट हो गया ना वहां पे। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नोट के अंदर आ जाएगा नोट 1, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो 234C के लिए सबसे पहले तो आप वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है वो लिखो। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाती है बेटा वहां पे सबसे पहले 15 जून 2000 एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में जाएगा, 25 में जाना चाहिए था, बराबर है। और वो 45% ऑफ बेसिकली टैक्स था। तो टैक्स कितना था, 577,512 था, 577, ये आपका 577,512। तो ऑफ आपको इसको पहले क्या करना पड़ता है, 100 के उसके अंदर राउंड ऑफ करना पड़ता है बेसिकली। जब भी आप निकालोगे तो 100 को उसके अंदर 577 कितना था, 512 था ना, तो इसको 500 करते हैं वहां पे, 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना पड़ता है। 100 के मल्टीपल जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये आपका हो गया 45%, 500 कितना होता है बेटा वहां पे, 577 500 इंटू 45%, ये कितना होता है, कुछ तो गड़बड़ है, 577 500 इंटू 45%, 2,59,875, बराबर है। ये आपको नहीं, सॉरी पहले 45 नहीं, पहले 15% था, वही मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, पहले 15% है बेटा, पहले 15% है। तो 577 500 इंटू 15%, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% है, तो 86,625 ये आपने गड़बड़ किया, परफेक्ट। अब जो गड़बड़ किया ना उसको अगले 3 महीने में ठीक कर सकते हो। अगला इंस्टॉलमेंट बेटा 15 सितंबर 2025 को आ रहा था, तो आप चाहते तो ये वाला भर देते, मतलब चाहोगे तो भर भी दोगे, तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है एक बार के लिए 3 महीने का ब्याज लगाओ, रेट है 1% इंटू 3 मंथ्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स आपने किया तो 2598 मतलब 2.75, तो 2599 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगला भरना था आपको 45% ऑफ 577 500, है ना, लास्ट वाला मिला करके, मतलब लास्ट वाला भर दिया तो बेसिकली ठीक है, बट नहीं भरा तो आपको 45% भरना था। तो बेटा ये हमने निकाला था 577 500 इंटू 45% अगर मैं करता हूं तो 259,875, परफेक्ट।
और इसमें आपने ये भरा ही नहीं इंस्टॉलमेंट, तो वापस आप है ना अगली इंस्टॉलमेंट पे ठीक करते थे, 15/12/2025 तक ठीक करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन नहीं किया तो बेटा 1% का ब्याज लग जाएगा, अगेन 3 मंथ्स का ही लगेगा, है ना। तो यहां पे आपका आ जाएगा इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, ये आएगा 7796 आ जाएगा। परफेक्ट है ये चीज। फिर यहाँ पे 75% ऑफ 577 500 आपका आ जाएगा, तो ये 577 500 इंटू 75% करते हो तो 433,125 आता है, 433,125 इतना हो गया। इसका 1% अगेन 3 महीने का मौका होता है आपके पास में, क्योंकि अगला 15 मार्च 2025 को इंस्टॉलमेंट आने वाला है, तो 3 महीने का ब्याज आपको लग गया। ठीक है, कब तक? 15 दिसंबर तक का ब्याज लग गया आपको, राइट, 3 महीने का। तो दिस इज बेसिकली इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स अगर आप करते हो तो दिस इज 12,993.75, तो 994 करता हूं मैं। एंड लास्ट में 100% ऑफ 577 आपको भरना था इस डेट तक, 500, और ये जो था बेसिकली आपका 577 500 था जो नहीं भरा, तो 1% अभी एक ही महीने का बेटा आएगा, क्योंकि आपके पास में ऑब्वियसली मतलब लास्ट जो टाइम है 31 मार्च तक ही टाइम है वहां पे, तो 15 दिन का वैसे ब्याज होता है, बट पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ काउंट करते हैं, तो 1 मंथ आ जाएगा 577 500 इंटू 1% इंटू 1 मंथ, तो दिस इज 5775 5775 5775। इन सब का अगर आप टोटल करते हो बेटा तो टोटल 234 सी में ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। सो कितना आया? 2599 प्लस 7796 प्लस 12994 प्लस 5775, परफेक्ट। 29,164 इज द ब्याज, राइट। तो ये 29,164 हम लोग ऐड कर देंगे, 29,164 आपने ऐड किया तो ये आपका आ गया इसके अंदर 5775 प्लस 577 512, ये आपका आ गया कितना? 6,12,451, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ये टोटल टैक्स आ जाएगा, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ, और यहाँ पे आपका टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो राउंड ऑफ करने के बाद में 6,12,450 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डन? यस बेटा। सो ये जो क्वेश्चंस है अब लगभग हमने अच्छे क्वेश्चंस किए पास्ट एग्जामिनेशन में, जो रीसेंट 5-6 एग्जाम्स में आए हैं वो तो हमने लगभग सारे किए, आरटीपीस वाले क्वेश्चन सारे किए, और वही सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो, आप होमवर्क भी करोगे तो, है ना। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सारा अच्छे से रिवाइज करो, ये पूरा सेगमेंट पीजीपी वाला 115 BA वाला, ये सारा जो असेसमेंट कंपनीज, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एवरीथिंग बहुत अच्छे से रिवाइज करो। एंड फिर उसके बाद में बेटा मजा आएगा क्वेश्चंस भी आपको करने में, ठीक है। चलिए, सो गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।